हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सआईएस एकेडमी। आज का जो भी न्यूज़ पेपर एनालिसिस है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, तो वो हम कोशिश करेंगे देखने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग व्हाई डिफेंस इंडस्ट्री नीड्स एन अर्जेंट रीहॉल। तो कैसे हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कैसे रीहॉल करना है, और कैसे जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ओके, और कैसे ये हमारा इकोनॉमिक साइड से, ओके, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बहुत सारे एस्पेक्ट से ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो डिफेंस इंडस्ट्री रिफॉर्म में अगर देखा जाए तो ये जीएस पेपर 2 को लिंक करता है। ओके, तो ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गवर्नेंस एंड पॉलिसी इश्यूज हमारे क्या क्या है डिफेंस सेक्टर को लेके। ओके, तो उसके बारे में हमें समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, उसके लिए हमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने होंगे वो देखने जरूरी हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं विद चाइना, कि चाइना और इंडिया लगभग एक ही समय पे दोनों देशों ने अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल किया, लगभग एक ही समय पे। इंडिया ने 1947 और चाइना ने 1949। तो उसके बाद से चाइना कैसे आगे बढ़ रहा है और इंडिया कैसे लैग कर रहा है, तो वही चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और कैसे जो हमारा परसिस्टेंस रिलायंस है ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, ओके, देन फ्रांस एज वेल एज इसराइल, तो उसको हम कैसे घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो डिफेंस है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमें डिफेंस इनोवेशंस करना है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में भी बहुत सारे काम करने होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम समझ सकते हैं इसके पर्सपेक्टिव से, कि अगर हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, हम ज्यादा जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसका कैसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा, हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो घटेगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ओके, और डिफेंस में हम क्या करेंगे, एक लेवरेज ले सकेंगे। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी क्या होगा, ये मददगार होगा, क्योंकि जब हम डिफेंस जो प्रोडक्शन है उसमें जब रिलायंस सेल्फ रिलायंस हासिल करेंगे, तो ये हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको और बूस्ट करेगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करेगा। ओके, नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस, जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हिस्टोरिकल अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री कैसा रहा है, ओके, और क्या क्या वेंचर्स हमारे लिए गए हैं, तो ये सब हम इससे समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या एथिकल कंसर्न्स रहेंगे। ओके, जो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो राइज कर रहा है, और क्वेश्चन अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है बहुत समय पे कि जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पार्लियामेंट में रेज किए गए हैं रिगार्डिंग कि उसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। ओके, तो इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस भी देखना जरूरी होगा, कि हम कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में। ओके, तो कैसे हम अपना विजन बना सकते हैं इसको लेकर के, कैसे कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ले सकते हैं। ओके, ब्यूरोक्रेसी, साइंटिस्ट एंड प्राइवेट सेक्टर को मिला जुला के कैसे इसमें और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो देखना जरूरी हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्या रेलेवेंस है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, सो ऐसे के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थीम्स पूछे पूछे जा सकते हैं, लाइक सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एंड आत्मनिर्भर भारत इन सिक्योरिटी कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम दी दिस आर्टिकल। ओके, फिर केस स्टडी पूछे जा सकते हैं एथिक्स में। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी ये जो डिफेंस पूरा आत्मनिर्भर जो है वो टॉपिक आ सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चेजिंग द मॉनसून आईएमडी इन मिशन मोड। ओके, तो ये
टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग जो हमारा इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड। तो रोल ऑफ आईएमडी इसमें हमें समझना होता है, क्या क्या रिलेटेड रिफॉर्म्स लिए गए हैं वो समझना जरूरी है। तो पहला हमें इसके लिए जीएस पेपर 1 से ज्योग्राफी जो है वो समझना है, और उसमें हमें क्लाइमेट क्या है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, ये सभी समझने जरूरी हो जाते हैं। और उसमें आईएमडी कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये जो भी हमारा एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है, जैसे मॉनसून है, साइक्लोन है, ये सभी चीजें हमें समझने में मदद मिलती है। ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन सोसाइटी क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम जो भी मॉनसून है उसको एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाएंगे और फोरकास्ट कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर बेहतर होगा, और जो फार्मर्स है उनके जो लाइफ है वो और बेहतर होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ओके, जो हमारा आईएमडी है उसको कैसे रिफॉर्म उसमें लाना है। ओके, और कैसे हमारा इसको वेदर फोरकास्टिंग को और बेहतर करने के लिए, ओके, क्रिएशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस इन 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस को क्रिएट किया गया था, ठीक है ना। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे इंश्योर किया जा रहा है, ओके, कैसे आईएमडी कोलैबोरेट कर रहा है विथ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमें देखना होता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए गए हैं आईएमडी के वर्क में। ओके, फिर एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज किया गया है, उसमें आईएमडी का क्या इनिशिएटिव्स है। ओके, तो ये चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। और मिशन मोड प्रोजेक्ट्स क्या क्या लिए गए हैं, जैसे मिशन मौसम है। ओके, तो ये एम करता है टू इम्प्रूव एग्रो इकोनॉमिक सर्विसेज। ओके, आगे देखते हैं जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी, तो जो भी आईएमडी का एक्यूरेसी है तो वो जब जब अच्छा होगा, ओके, तो उनका जो ड्यूटी है वो अगर रेस्पॉन्सिबिली निभाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी एग्रो इकोनॉमिक्स है, ओके, फिर जो भी हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, ओके, वो और बेहतर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज कैसे इंश्योर किए जाएंगे। ओके, पब्लिक रिसोर्सेज को और बेहतर कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे वेलफेयर इंश्योर किया जाएगा, ये समझना जरूरी हो जाता है। रेलेवेंस टू ऐसे पेपर, तो ऐसे पेपर में कैसे रेलेवेंट है, ओके, थीम्स लाइक टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस हमें पूछा जा सकता है। ओके, और इंडियाज परसूट ऑफ क्लाइमेट सिक्योरिटी पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट है केस स्टडी का क्या इसमें पोटेंशियल रहेगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट रिगार्डिंग केस स्टडी पूछ सकते हैं कि आईएमडी का रोल कैसा रहना है इसमें। ओके, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे इंश्योर किया जा रहा है, रोल ऑफ एआई, then quantum computing in solving real world problems, okay, like climate forecasting and precision agriculture। की टेकअवेज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो इंटरव्यू में भी क्या है इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो एक आईएमडी के ऊपर टॉपिक आया, लेकिन इससे हमें क्या है, जितने भी पेपर है उससे हम लिंक करके डिफरेंट इसके और जो एस्पेक्ट्स है उसको समझ के हम एग्जाम के प्री मेंस और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फिर जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, फिर से ये इससे कनेक्ट हो रहा है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी ये कनेक्ट हो रहा है। तो पास्ट ईयर्स में 2019 में जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे वो क्या किस टाइप से फ्रेम किए गए थे वो इससे आप समझ सकते हैं। 19 16, ओके, जीएस पेपर 2 देखिए टॉपिक एक है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो हमने जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, फिर आईआर के पर्सपेक्टिव से भी ये हमने देखा। ओके, तो हमें क्या है, इस जो भी हमारा जर्नी है सिविल सर्विसेज का, उसमें हमें ये चीज इंश्योर करना है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको जीएस पेपर 1 2 3 4, ओके, फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, सभी पर्सपेक्टिव को एक होलिस्टिक वे में कवर करके पढ़ना है। ओके, तो वही हम आपको इस एनालिसिस के जरिए समझाना चाहते हैं। तो हमारा एनालिसिस जो है उसका उद्देश्य ये है कि कैसे ये लिंक हो रहा है वो आप सभी को बतलाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिजास्टर जब भी क्रिएट होते हैं, फ्लड लाइक डिजास्टर्स हो या फिर आपका लैंडस्लाइड्स हो, उसमें आईएमडी का क्या रोल रहेगा, कैसे आईएमडी का फोरकास्ट है और जो भी इनिशिएटिव्स है वो कैसे डिजास्टर्स को प्रिवेंट करेंगे, मिटिगेट करेंगे। ओके, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं 2020 में, 17 में, ओके, 22 में, 17 में और 16 में। तो इससे आप एक क्या है, इसका जो भी
एक एग्जाम कैसे होता है या फिर कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस, वो आप इससे समझ सकते हैं। ओके, फिर आपका एथिक्स इन गवर्नेंस में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हाउ कैन दे बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये रेलेवेंस कैसे है, आईएमडी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनटू अ साइंटिफिक यूनिट एंड इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी इन फोरकास्टिंग सिस्टम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लिंक करके समझ सकते हैं। ओके, जो हमारा टॉपिक है उससे लिंक है ये टॉपिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ईसी डेटा ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन इन पोल्स सेज। ओके, तो जो भी हमारा इलेक्शंस है उसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए क्या है, हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना जरूरी हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैलेंजेस टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन है। पहला तो हमारा सोशियो कल्चरल बैरियर बहुत सारा है। ओके, वुमेन के अगेंस्ट, तो उस बैरियर को जब तक हम टैकल नहीं कर पाएंगे तब तक वुमेन का जो पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस है वो भी इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले तो हमें सोसाइटी को चेंज करना है, सोसाइटी में वुमेन के प्रति जो सहानुभूति है वो लानी है, वुमेन को एम्पावर करना है, तभी हम क्या है ये वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो चाहे इलेक्शन में हो, इकोनॉमी में हो, साइंस एंड टेक में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, सभी में इंश्योर कर सकते हैं। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है कि सिर्फ आप इलेक्शन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को समझने के लिए सोशल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ओके, ये सभी समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट गैप देखे गए हैं। ओके, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें दे रखे हैं कि 18 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, 16 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखे जाए तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए हैं। जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लिया गया है। ओके, इससे पहले 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिए गए हैं जिसमें 33% रिजर्वेशन के बारे में बोला गया था पीआरआई और यूएलबी में। ओके, तो इस बार 2003 का जो एक्ट है वो आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में 33% रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। ओके, तो ये स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं, लेजिस्लेटिव मेजर हमने देख लिया, रोल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है। ओके, बैरियर्स टू लीडरशिप, वुमेन के लीडरशिप रोल में कौन से बैरियर्स है। ओके, और इससे रिलेटेड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ओके, तो ये भी हम इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कि कैसे वुमेन का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो किया जाए। अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, ओके, वुमेन अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो क्या है डिसीजन मेकिंग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमें क्या करता है सोशल एम्पावरमेंट में, ओके, फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में और डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट में हमें मदद करता है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे इंश्योर करना है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जा चुके हैं। 17 में वुमेन्स का वर्क पार्टिसिपेशन रेट के बारे में पूछा जा चुका है। 2019 में रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट एनजीओ का क्या रोल रहा है वुमेन के एम्पावरमेंट में, ये सभी चीजें पूछे जा चुके हैं। तो इन चीजों को क्या है एक होलिस्टिक अप्रोच लेके समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन आपका टॉपिक रहेगा वुमेन, लेकिन वुमेन के बारे में किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। वो आपके पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आईआर के पर्सपेक्टिव से हो, सोशल पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है ना, फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला। तो जीएस पेपर फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में भी हम एथिकल गवर्नेंस कैसे इंश्योर किया जाए फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन, कैसे वुमेन को भी इंक्लूड किया जाए हमारा जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है उसमें। ओके, लीडरशिप एथिक्स क्या होता है, कैसे वुमेन लीडर्स ब्रिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। ओके, तो कैसे एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव ला सकते हैं अगर वुमेन का लीडरशिप अगर इंश्योर किया जाए तो ये समझना जरूरी हो जाता है। तो पास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 2018 में पूछा गया था। ओके, फिर 2020 में, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, तो इसमें डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन एंश्योरिंग द इंक्लूसिव
इंक्लूसिवनेस ऑफ पॉलिसीज। तो इंक्लूसिवनेस ऑफ पॉलिसीज में क्या होता है, वुमेन के रोल के बारे में भी आ जाता है कि वुमेन को इंक्लूड किया गया है या नहीं, या फिर वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, ये इसके बाद क्या क्या पॉलिसीज लिए गए हैं, कौन से मेजर्स लिए गए हैं टू इंश्योर इंक्लूसिवनेस ऑफ पॉलिसीज। ओके, फिर हम ये देखेंगे ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो थीम्स लाइक जेंडर इक्वालिटी इन गवर्नेंस, ओके, वुमेन एज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ऐसे टॉपिक हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जब ऐसे टॉपिक पूछे जाएंगे तो इसको आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से लिखने से नहीं होगा, आपको इसका हर डायमेंशंस खोल के यहाँ पे रखना होगा, आपके एग्जाम पेपर में रखना होगा। जैसे इसका पॉलिटिकल डायमेंशन, इसका इकोनॉमिक डायमेंशन, ओके, इसका हेल्थ डायमेंशन, एजुकेशन डायमेंशन, सभी डायमेंशंस को आपको मेंशन करना है। ओके, तभी क्या होगा, जो ऐसे है वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो केस स्टडी पोटेंशियल वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, तो वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रिगार्डिंग जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है वो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर करेगा, पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा, वो देखना जरूरी हो जाता है। की टेकअवेज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो इंटरव्यू में भी क्या है, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। तो वुमेन एक बहुत जरूरी मुद्दा हो जाता है। जैसे एनवायरमेंट एक बहुत जरूरी मुद्दा है, एपीएससी हो या यूपीएससी हो, ओके, या फिर अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में क्या है, वुमेन रिगार्डिंग एक टॉपिक पूछा जाता ही है। ओके, तो इस सभी चीजों को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है अबाउट आवर इकोनॉमिक चैलेंजेस। ओके, तो कैसे हम अपना जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको नेविगेट कर सकते हैं, और इकोनॉमिक जो भी हमारा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को अगेन हमें समझना हो जाता है फ्रॉम जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव, कि इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ओके, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, तो जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखे गए हैं, क्राइसिस देखे गए हैं, ओके, 2008 का वो सब प्राइम क्राइसिस हो, या फिर कोविड-19 पेंडेमिक के समय में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, तो ये सभी चीजें इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ओके, कैसे चैलेंजेस देखे जा रहे हैं और उसको टेकल कैसे किया जा रहा है, इंडिया का इकोनॉमी कितना रोबस्ट है इन सभी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर इसको देखना पड़ेगा फ्रॉम जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव, ओके, गवर्नेंस एंड आईआर के पर्सपेक्टिव से, कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसे चल रहा है, ओके, इंडिया का पॉलिसी पोजीशन क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ये सभी चीजों को फिर इसमें समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल कैसा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का रोल कैसा रहता है, ओके, ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क को फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे उसको अब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना, इंडिया का ग्रोथ जो स्ट्रेटेजी है वो कैसा है, ये सभी हम समझ सकते हैं। फिर एनवायरमेंट एंड एनर्जी में हम कैसे इकोनॉमिक रेजिलियंस पा सकते हैं। ठीक है ना, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको इंश्योर करना होगा, कैसे एनर्जी में हमें रिन्यूएबल क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी यूज करना होगा, वो हम समझ सकते हैं। और पास्ट जो भी क्वेश्चन है उसको हम समझ सकते हैं कि 20 में, 19 में, फिर 16 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इससे हम एक आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और हमारा जो प्रिपरेशन है वो राइट लाइन में है या नहीं है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। ओके, फिर इसका जीएस पेपर फॉर एथिक्स इन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी हो जाता है, एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलिसी चॉइसेस। ओके, जो भी पॉलिसी चॉइसेस है वो एथिकल है या नहीं है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर रही है या नहीं, फिर ये आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहा है या नहीं, ये हम समझ सकते हैं। पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ठीक है ना, बजट मेकिंग कितना ट्रांसपेरेंट है, ओके, ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ये पूरा जो मुद्दा है उसको समझ सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेस होप्स फ्रॉम द बजट। तो ये अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में है, कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे हम ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी एंड अर्बनाइजेशन हमें समझना है फ्रॉम जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव। ओके, तो अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पुअर कंडीशन में है तो अर्बनाइजेशन में क्या क्या दुविधाएं आ रही है, ये समझना जरूरी हो जाता है।
ओके, फिर रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ओके, तो ये सभी चीजों को क्या है, एक समराइज वे में हमें देखना है। और इसमें कैसे हम विदाउट स्मार्ट विलेजेस हम स्मार्ट सिटीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्मार्ट सिटी मिशन लिया गया, तो स्मार्ट सिटी सस्टेन करने के लिए हमारे जो विलेजेस है उसको भी स्मार्ट बनाने होंगे। ओके, क्योंकि विलेज और सिटीज के बीच में एक इंटरेक्शन रहता है, वो चाहे सोशल इंटरेक्शन हो, इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो, तो वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है जीएस पेपर टू गवर्नेंस एंड पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो गवर्नेंस एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा रहा है। ओके, कैसे पॉलिसीज लिए जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। ओके, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है या फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है उसमें पीपीपी मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, और पीपीपी मॉडल में क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये भी हम जान सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग क्या है, क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, फिर इसमें बोला गया है कि नेक्स्ट 2018 का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया कि हाउ फार डू यू एग्री दैट द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे की है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी हमें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, आइए आगे देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज ए ग्रोथ इंजन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मेंशन किया गया है कि अगर हम 1 रुपए स्पेंड करते हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये हमारे जीडीपी में 3 रुपया कंट्रीब्यूट करता है। ओके, इसी इसके अलावा भी जो हमारा रीजनल डिसपैरिटी है उसको दूर करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंश्योर करता है, एग्रीकल्चर को बूस्ट देता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट देता है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, फोकसिंग ऑन अचीविंग 7% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट ओके टू फॉर्म ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। फिर है फिजिकल एंड मॉनिटरी चैलेंजेस क्या क्या है, कोर सेक्टर्स एंड एम्प्लॉयमेंट को कैसे ये बूस्ट करेगा। ओके, सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस को ये कैसे हैंडल कर सकता है। ओके, और इसी के रिगार्डिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। तो आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उसका एक आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो जीएस पेपर 4 एथिक्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इक्विटी को इंश्योर करेगा रिसोर्स एलोकेशन में। ओके, कैसे हमें बैलेंस ग्रोथ विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना है, ठीक है ना। फिर पास्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ग्रेट एनिवर्सरीज ऑफ पीस इनिशिएटिव अ रोल फॉर इंडिया। ओके, तो ये रिगार्डिंग आपके पीस के बारे में बात किया गया है और जो न्यूक्लियर पावर है उसको कैसे हम डिसआर्मामेंट कर सकते हैं। ओके, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो जीएस पेपर 1 हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको समझना है, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूक्लियर वेपन का। ओके, हिरोशिमा नागासाकी में जो भी कैटास्ट्रॉफी देखे गए 1945 में वो हम समझ सकते हैं। फिर रसल आइंस्टाइन जी का जो मैनिफेस्टो है, ओके, कि कैसे जो न्यूक्लियर वेपन है वो ह्यूमैनिटी को एंड कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, हमको ये जो भी पावर है न्यूक्लियर पावर उसको क्या करना है, डिस आर्मामेंट करना है, मतलब इसको हटाना है। ओके, तो रोल ऑफ इंडिया इसमें क्या रहा है, हिस्टोरिकली इंडिया का रोल कैसा रहा है, नॉन अलाइनमेंट में इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है, थ्रू नॉन अलाइनमेंट इंडिया ने कैसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का सपोर्ट किया है, वो हम समझ सकते हैं। ओके, फिर रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं वो आप समझ सकते हैं। जैसे 2021 में पूछा गया कि एग्जामाइन द एथिकल डायमेंशंस ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। उसके बाद 2015 में ये पूछा गया कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड द नॉन अलाइनमेंट अलाइन मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। ओके, तो ये सभी चीजें हम क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते ही पूरा समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो भी आर्टिकल दिया है इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री अबाउट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, फिर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का क्या डिप्लोमेटिक रोल रहा है, कैसे इंडिया एनपीटी, क्यों इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया। ओके, या फिर न्यूक्लियर को लेके इंडिया का क्या व्यू है, ठीक है ना।
तो ये सभी हमें समझना जरूरी हो जाता है। फिर ग्लोबल पीस जो भी एफर्ट्स रखे गए हैं वो क्या है, सीटीवीटी क्या है, ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आप ये सारा टॉपिक लिंक कर सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चंस देखने से आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इससे हम जो जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ डेली न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है उससे हम कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या है, पूरा जो फंडामेंटल लर्निंग है वो लेना बहुत जरूरी है। जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, जितने भी जीएस पेपर है सभी को आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर से आप उसको फर्दर अपडेट करके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा जीएस पेपर 3, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर वेपन एंड सिक्योरिटी कैसे रिलेटेड है, ओके। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अभी न्यूक्लियर जो है वो बहुत ही डिजास्टरस है, ओके। तो उसका इस्तेमाल करने के बाद जो भी डिजास्टर आता है उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना पड़ता है, या फिर अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। इसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, जो भी न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग्स है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बहुत दूर डैमेज करते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो समझना जरूरी हो जाता है। फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। फिर एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी हो जाता है। इसका भी एथिकल डायमेंशन भी है न्यूक्लियर वेपन का, कि ये जो भी न्यूक्लियर वेपन है इसका जो यूज है वो बहुत अनएथिकल है, ओके। इसको हम इस एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। फिर मॉरल लीडरशिप क्या है, कि मॉरल लीडर्स कभी ये नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ओके। फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम देख सकते हैं, एक मिनट, ओके। तो ये अबाउट इंडिया और जो ईयू का टाई है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो कैसे एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज विद इंडिया एट इट्स कोर, तो इसमें एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज में स्पेशली यूरोपियन यूनियन, यूएसए का बात किया गया है कि कैसे वो अलाइन हो सकते हैं इंडिया के साथ, और इंडिया कैसे अलाइन हो सकता है इनके साथ टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, और कैसे ग्लोबल पीस को हम मेंटेन कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सकते हैं, ओके। तो यही चीजें इसमें मेंशन की गई है। वर्ल्ड पीस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसके लिए हमें क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो अच्छे से होना बहुत जरूरी है, ओके। तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुआ आफ्टर वर्ल्ड वार, ओके, आफ्टर कोल्ड वार, ये सभी चीजें हम लिंक कर सकते हैं। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी क्या है, तो कैसे स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाई बिटवीन इंडिया एंड यूरोप थ्रू एजुकेशन, टूरिज्म एंड कल्चर एक्सचेंजेस, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए रेलेवेंट जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, तो इसमें ये आया था कि हाउ डू कल्चरल टाइज बिटवीन नेशन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर बायलैटरल रिलेशंस, तो कैसे जो कल्चरल टाइज है वो बायलैटरल रिलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ओके। तो इसको क्या है, एक कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी हो जाता है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन है, द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ओके। तो क्या जो नाम है उसने इसका जो रेलेवेंस है वो खो दिया है क्या, वो भी समझना जरूरी हो जाता है। अगर खोया है तो कैसे खोया है, और अगर इसका अभी भी रेलेवेंस है तो कैसे है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसका जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर से क्या रिलेशन है। तो इंडिया ईयू का रिलेशन हम देख सकते हैं इसमें, ओके। कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी भी होने बाकी है, ठीक है ना। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक, इसका जो रशिया चाइना पार्टनरशिप है वो उसके पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है बिटवीन रशिया एंड दी वेस्टर्न पावर्स, ओके। फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं वो आप इससे देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं जीएस पेपर 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा रहेगा यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच, ठीक है ना। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साइड से हम कैसे कोऑपरेशन कर रहे हैं, उस एंगल से कैसे कोऑपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं विद यूएसए, विद ईयू, ये समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर रिलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के आप ये पूरा
आर्टिकल का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा आईआर है ना, उसमें भी एथिक्स पूछा जाता है। ओके, तो आईआर में हम कैसे एथिकल डिसीजंस ले सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें समझना जरूरी हो जाता है। सो एथिकल डायमेंशंस ऑफ अलायंसेस क्या होता है, मॉरल लीडरशिप क्या होता है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ऐसे पेपर में कैसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ये भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है ना। और फिर इंडिया रोल इन ग्लोबल अलायंस कैसा रहेगा या फिर कैसा है, ओके, फ्यूचर क्या होगा इंडिया ईयू रिलेशन का, वो भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ दी बजट कैन हेल्प दी मिडिल क्लास, तो ये मिडिल क्लास का जो इकोनॉमिक इश्यूज है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पेपर जो जीएस पेपर 1 है सोसाइटी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोशियो इकोनॉमिक रोल ऑफ द मिडिल क्लास हमें पहले समझना जरूरी होगा कि मिडिल क्लास का क्या रोल है हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, हमारे पॉलिटी में। उसके बाद हमें डेमोग्राफिक इंसाइट्स लेने होंगे, ओके, कि कितने मिडिल क्लास है और वो मिडिल क्लास कैसे जो अर्बनाइजेशन में मदद कर रहे हैं, वो सभी चीजें हम समझ सकते हैं, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो मिडिल क्लास ही है। ओके, फिर इसका रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप इससे देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से कैसे हमारे फ्यूचर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नेंस एंड वेलफेयर पॉलिसीज क्या क्या है, और उस जो भी वेलफेयर पॉलिसीज है उसमें मिडिल क्लास का वेलफेयर कैसे इंश्योर किया गया है। ओके, तो बजट में क्या प्रोविजंस है, जो हमारा फिस्कल पॉलिसी होता है, जो वो बजट के थ्रू ही हमें देखना होता है, तो उसमें क्या क्या वेलफेयर प्रोविजंस रखे गए हैं फॉर मिडिल क्लास। ओके, क्या क्या गवर्नेंस रिफॉर्म्स लिए गए हैं, कैसे टैक्स को रिड्यूस किया गया है या बढ़ाया गया है, अगर रिड्यूस किया गया है तो मिडिल क्लास के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके, और बढ़ाया गया है तो उनके इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यही सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, तो इसमें इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं पास्ट ईयर्स में। ओके, हाउ फार हैव वेलफेयर मेजर्स इन रिसेंट बजट एड्रेस्ड द नीड्स ऑफ मिडिल इनकम फैमिलीज इन इंडिया। ओके, तो ये चीजें भी हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो इसके बाद जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें समझना जरूरी होता है, फिर सेविंग कैसे हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस में जो जीएसटी लगाया गया है वो मिडिल क्लास को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो समझने जरूरी हो जाते हैं। ओके, बैंकिंग रिफॉर्म्स, रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी है इसमें दिए गए हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चन के जरिए। ओके, नेक्स्ट है जीएस पेपर फॉर एथिक्स, एथिकल गवर्नेंस, अगेन एथिकल गवर्नेंस के बारे में आया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग मल्टी क्रॉपिंग नेचुरल फार्मिंग आइडियल फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो हमारे देश में क्या है, लगभग 85% स्मॉल फार्मर्स है, ओके, जिनका जो लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से भी 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो इनके लिए क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो इनको मोनोक्रॉपिंग करना बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए मोनोक्रॉपिंग की जगह कैसे हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग का मेथड अपना सकते हैं, और जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनका इनकम में कैसे ऑगमेंटेशन ला सकते हैं, ओके, कैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, ओके, तो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे पहले हमारा जो भी एग्रीकल्चर था वो बहुत हद तक ट्रेडिशनल मेथड से ही किया जाता था, ठीक है ना। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया, ओके, और जो भी हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे वो पीछे छूट गए। तो अभी इन जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है इनका महत्व हमें फिर से समझ में आ रहा है कि आज के डेट में ये बहुत जरूरी है। ओके, फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। ओके, तो ये रूरल लाइवलीहुड को कैसे इंश्योर करता है, और रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ कैन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एग्रीकल्चरल रेजिलियंस, ये 2020 में पूछा जा चुका है। 2000 फिर 16 में पूछा गया है कि हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन अडॉप्टिंग टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए एक मेथड क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, या फिर उसे हम नेचुरल फार्मिंग मेथड भी कह सकते हैं। ओके,
चलिए आगे देखते हैं जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे मैक्सिमम फार्मर, इसमें मैंने 85% बताए थे, तो इसमें मेंशन किया है 88%। ओके, तो 88% जो हमारे फार्मर है उनका 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। ओके, और जो मैक्सिमम एरिया है उसमें 50% जो है वो रेन फेड है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या होता है, ये छोटे जो भी फार्मर्स है उनको मोनोक्रॉपिंग और रिसोर्स इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो महंगा पड़ता है। ओके, और वो उसको अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, पॉलिसीज लिए गए हैं लाइक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ओके, तो कैसे इसका एम है कि कैसे हम जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनको सपोर्ट करें। ओके, और नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करें। फिर एमजी एनरेगा जो है उसको कैसे इंटीग्रेट किया गया है ये भी समझ सकते हैं, और रेलेवेंट जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है उससे एक आइडिया हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया था कि एडवांटेजेस ऑफ मल्टी क्रॉपिंग। ओके, तो मल्टी क्रॉपिंग का क्या एडवांटेज रहता है, इकोनॉमी के ऊपर हो या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर हो, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमें ये समझना जरूरी हो जाता है। फिर ड्रॉबैक क्या होता है मोनोक्रॉपिंग का, मोनो मतलब वन सिंगल क्रॉपिंग का क्या ड्रॉबैक रहेगा, और मल्टी क्रॉपिंग का क्या एडवांटेजेस रहेगा, इनको हमें क्या है एक कंपेरेटिव एनालिसिस करना है। फिर एग्रो इकोलॉजी एंड सर्कुलर इकोनॉमी समझना होता है, मार्केट इंटीग्रेशन एंड पॉलिसी कैसे लिए जा रहे हैं, कैसे मार्केट को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। तो जो भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें मेंशन किए गए हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। जैसे व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के रिगार्डिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, तो ऐसे के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, एग्रीकल्चरल रेजिलियंस क्या है, ओके, पॉलिसी इंटरवेंशंस कैसे लिए गए हैं, ये हम समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग टीबी। तो वर्ल्ड का जो टीबी है, वर्ल्ड में जो टीबी है उसका 25% टीबी केसेस इंडिया से देखा जाता है। 100% में से 25 केसेस इंडिया से है, 25% केसेस इंडिया से है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक सीरियस मुद्दा बन जाता है। तो ये जो भी टीबी का मुद्दा है उसको हमें सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी हो जाता है कि हेल्थ एज अ सोशल चैलेंज। ओके, तो हेल्थ के ऊपर टीबी कैसे चैलेंज ला रहा है। ओके, फिर इम्पैक्ट कैसे कर रहा है स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन को। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझनी जरूरी हो जाती है। तो इसमें अभी टीबी क्या है, एक तरह का बीमारी है। तो इस बीमारी को समझने के लिए हमें क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं वो समझना जरूरी हो जाता है। तो इसका शुरुआत होगा कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिपरेशन से। ओके, फिर इसके बाद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को समझेंगे, फिर हम कम्युनिटी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको समझेंगे। ओके, फिर गवर्नमेंट का कैसा पॉलिसीज है वो समझेंगे, हेल्थ के ऊपर कितना बजटरी एलोकेशन है वो समझेंगे। तो ये सभी चीजों को हम क्या करेंगे, ऐसे एक के बाद दूसरा समझ के पूरा ये जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स रहा है। ठीक है ना, तो जैसे प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमने कैसे किए हैं स्पेशली विद WHO। ओके, चैलेंजेस क्या है हेल्थ केयर डिलीवरी में। ओके, और रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, जैसे व्हाट आर दी चैलेंजेस इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसीज इन इंडिया। तो इसमें देखिए आप ये जो भी टॉपिक है सीधा सीधी इसमें मेंस में आपको टीबी के बारे में पूछने की संभावनाएं कम है, आपको ओवरऑल एक हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। और आप जब टीबी हो या फिर अदर डिजीजेस हो उसको जब प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, तो ये आइडिया कर पाएंगे कि हमारा जो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर है ओके उसमें क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उसको टेकल करने के लिए कौन से पॉलिसीज लिए गए हैं, उसको कैसे टेकल किया जा सकता है, तो हम डिफरेंट सजेशंस इसमें मेंशन कर पाएंगे। क्योंकि हम जितना भी पढ़ेंगे ना एग्जाम में, हमें क्या है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरल इन नेचर पूछा जाएगा, और ये जो भी हम पढ़ेंगे उसका एक हमको क्या करना है, जो सार है वो हमारे एग्जाम में लिखना होता है। क्योंकि हमारा एग्जाम हमें अपॉर्चुनिटी देता है सिर्फ 250 और 150 शब्द के अंदर। ओके, तो उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेडिकल एडवांसमेंट्स देखे गए हैं, ओके कौन से ड्रग डेवलप किए गए हैं, ओके और उसके वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ओके ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसमें GS4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या एथिकल चैलेंजेस है इन हेल्थ केयर सेक्टर, ओके रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी क्या है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके और बाकी पास्ट ईयर रेलेवेंट क्वेश्चंस भी इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे व्हाट आर द एथिकल डायमेंशंस ऑफ एड्रेसिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस इन रिसोर्स पोर सेटिंग्स। तो रिसोर्स पोर जगह में हम कैसे हेल्थ केयर को अच्छी तरह से इंश्योर कर सकते हैं, क्या एथिकल डायलेमास आ सकते हैं, तो ये समझने जरूरी हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द एथिकल डायलेमास इन बैलेंसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसीज। ओके तो आप देख सकते हैं कि एथिक्स भी क्या है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। ओके तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है वो समाप्त होता है। तो कल फिर डिफरेंट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।